हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने आप लोगों को एक सीख दी थी। वो सीख थी वक्त के बारे में, समय के बारे में। वक्त को कभी भी जाया नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जो समय बीत चुका है वो लौट कर नहीं आता है। लेकिन कल जो था वो आपको समय पर लेक्चर नहीं मिल पाया था। कुछ प्रॉब्लम जो थी वो क्रिएट हो गई थी, यानी कि सब कुछ तैयार था लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड करने के अंदर ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने दोनों सेशन को जो है वो कंबाइन कर दिया है। तो आज आपका सेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करें सेशन को। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग जो भी पीडीएफ हैं उनको आप लोग डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। इसके साथ में जो आप लोगों के लिए क्विज अपलोड किए जाते हैं, देखिए क्या हुआ है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं। मैं कुछ पोस्ट करता हूं तो वो प्रॉपर पोस्ट नहीं हो पाती और कुछ एक फाइल जो है वो मुझे डिलीट करनी पड़ी है। तो आज मैं क्या करूंगा कि 1 दिसंबर से लेकर अभी तक, मतलब 16 दिसंबर तक सारी पीडीएफ जो है वो आपको सेंड की जाएंगी। इसके साथ में ही आज का जो क्विज है वो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको पता है कि काफी समय से ये प्रॉब्लम चल भी रही थी कि टेलीग्राम के अंदर मैं कोई भी जो क्विज है उसको जब भी पोस्ट करता हूं यहां पर, तो वो मैं तो उसको सेंड करता हूं, लेकिन एक्चुअल में उसमें नीचे रेड मार्क जो है वो आ जाता है। अब पता नहीं वो क्यों आता है, लेकिन हो सकता है कि आज ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो आप लोगों के लिए सारी पीडीएफ जो है जो डिलीट की गई हैं वो सारी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसके साथ में ही क्विज जो है वो आपके लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं 16 दिसंबर के डेली करंट अफेयर के सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 70वीं मिस यूनिवर्स यानी कि 70 जो मिस यूनिवर्स हैं 2021 का टाइटल वो जीत लिया है हरनाज कौर संधू ने। ये तो आप लोग को पता होगा, लेकिन सुनिए इनके बारे में। देखिए इनको जब वो क्वेश्चन पूछा गया कि बेसिकली यूथ की प्रॉब्लम जो है वो वर्तमान कंडीशन के अंदर, प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो इनका एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक आंसर था। इन्होंने कहा कि आज का युवा जो है, यूथ, वो वर्तमान के अंदर बिलीव नहीं करता है, वो उलझा रहता है उन समस्याओं में जो कि उसने पास्ट में की है। तो युवाओं को, यूथ को अपने प्रेजेंट के अंदर विश्वास करना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए। ये हरनाज कौर संधू के द्वारा कहा गया है। चंडीगढ़ से इनका संबंध है। इनकी जो मदर है वो गायनोकोलॉजिस्ट है और हरनाज कौर संधू जो है वो जज बनना चाहती हैं। अभी वर्तमान में ये पबैड से एमए कर रही हैं। तो हरनाज कौर संधू ने 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। अच्छा, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली ये तीसरी महिला है, ध्यान रखना। इनसे पहले 2 महिलाएं हैं। एक तो है 1994 के अंदर सुष्मिता सेन है और सन 2000 के अंदर लारा दत्ता। इन दोनों को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया जा चुका है और अब जो है वो तीसरी महिला बनी है हरनाज कौर संधू। तो ये फैक्ट जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं नादिया फरेरा, ये क्या है, ये मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला है। तो जानते हैं हम लोग इस न्यूज के बारे में। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बड़ा ही बेहतरीन ये ताज जो है वो इनके सर पर लग रहा है। इन्होंने अपनी जीत जो है उसको सुनिश्चित किया है। तो अब बारी जो है वो आप लोगों की है। आप लोगों को अपने आप को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हरनाज कौर संधू के आउटपुट को हमने देखा है, वैसे ही हमारा आउटपुट जो है वो अब समाज देखने वाला है, सोसाइटी देखने वाली है। तो अपने आप को अब तैयार कर लीजिए उन परिस्थितियों के लिए। अब जबरदस्त मेहनत जो है वो होने वाली है ना। तो ये ताज जो है वो अब आपके सर पे होने वाला है, मिस यूनिवर्स का नहीं, जो आपने सोचे हैं उन लक्ष्यों का। ठीक है, चलिए यहां पर, अच्छा देखिए, हिंदी को देखिए घबराना नहीं है। पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को, मंदारिन जो लैंग्वेज है ये चाइना की है और आपको रिसेंटली पता होगा कि चाइना ने ये कहा है कि स्कूल्स के अंदर इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा। मतलब टीचर जो है उसको कंपलसरी पढ़ाएंगे और पूरे चाइना के अंदर 2025 तक मंदारिन लैंग्वेज का ही यूज किया जाएगा, ये टारगेट है। तो हम लोग हिंदी से इतना घबराते क्यों हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वो 1994 के अंदर सुष्मिता सेन को दिया गया है। इसके साथ में ही सन 2000 के अंदर लारा दत्ता और अब 2021 में हरनाज कौर संधू। तो यहां से क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का फ्रेम होगा कि कौन जो है वो मिस यूनिवर्स नहीं बनी है, और इनमें से एक ऑप्शन जो है वो मिस वर्ल्ड का डाल देगा। मिस वर्ल्ड में आप लोग देखिए
कि सबसे पहले रीता फारिया 1966 के अंदर मिस वर्ल्ड बनी थी। इसके बाद में ऐश्वर्या राय तो आपको पता ही है 1994 में काफी फेमस हुई थी। 1997 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जिन हस्तियों ने मूवीज के अंदर काम किया है उनके नाम तो हमें याद रहते हैं, लेकिन जैसे डायना हेडन है, तो डायना हेडन जो है वो एंग्लो इंडियन है। तो क्या किसी एंग्लो इंडियन ने भी मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो बिल्कुल, मिस वर्ल्ड जो है वो बनी है डायना हेडन, जो कि एंग्लो इंडियन है। इसके साथ में ही 1999 में युक्ता मुखी, सन 2000 के अंदर प्रियंका चोपड़ा और 2017 के अंदर मानुषी छिल्लर। तो यहां पर 6 जो है वो तो बनी है मिस वर्ल्ड। ये नंबर आप लोगों को ध्यान रखना है। और मिस यूनिवर्स कितनी बनी है? 3 बनी है। याद रखना, गलती मत कर देना, जब क्वेश्चन आए तो मेरा नाम जो है वो खराब मत कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए, कौन सा देश दुनिया की पहली पूरी तरह पेपरलेस सरकार 100% पेपरलेस जो है वो बनी है? तो रिसेंटली आपको पता है कि यूएई के अंदर दुबई जो शहर है वहां पर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कंप्लीटली वहां पर पेपरलेस जो है उसको यूज किया जाएगा। मैक्सिमम डिजिटल फॉर्मेट के अंदर सारे सरकारी कामकाज जो हैं उनको किया जाएगा। तो दुबई के जो शेख हैं ये काफी, अभी आपको पता है, इंस्टा वगैरह पर बहुत फेमस रहते हैं अपनी सुंदरता के लिए। तो दुबई जो है वो विश्व का पहला ऐसा शहर बन चुका है जो कि 100% पेपरलेस है। यूएई की यदि हम लोग बात करें, फिर से मैं कह रहा हूं कि हिंदी को देख के घबराना नहीं है ना, तो कंटेंट जो है वो आपके लिए इंग्लिश में भी प्रोवाइड होगा। तो यूएई जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है। राजधानी है अबू धाबी, दिरहम जो है वो करेंसी है, और शेख खलीफा बिन जायद अल नयान ये क्या है? यूएई के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, यूएई से संबंधित कुछ देखिए आप लोग। दुबई में आईसीसी का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई के अंदर स्थित है। इसके साथ में ही बुर्ज खलीफा जो है ये भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, जिसकी हाइट 829 मीटर है, ये भी दुबई के अंदर ही स्थित है। और कोयला से बिजली बनाने वाला पहला जो देश था, अरब देश, गल्फ कंट्री, वो यूएई ही बना था। और 2020 आईपीएल का आयोजन यूएई के अंदर ही किया गया था। और आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था, और वो भी यूएई का था, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का जो स्थान आया है, रैंक जो है वो है 56। ये रैंक आप लोग को याद ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहली बात कि भारत के अंदर जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, इनके अकॉर्डिंग भारत के अंदर डिमांड है कि नहीं है, यहां पर इसी के आधार पर ये रैंक डिसाइड की गई है। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री के अंदर 100 मोबाइल फोन जो है उनको मैन्युफैक्चर किया गया है, लेकिन 100 मोबाइल फोन्स में से केवल 60 फोन जो हैं वो बिक पाए हैं, बाकी 40 फोन जो है इनकी कोई डिमांड ही नहीं है। हम तो तब इसको अच्छा मानते जब 100 के 100 फोन जो हैं ये क्या हो जाते, सेल हो जाते। लेकिन 40 फोन ये तो बेकार हो गए ना। इसलिए भारत के अंदर ये मान के चलिए कि यदि 100 टैलेंट जो हैं वो सामने आते हैं, जो तराशे गए हैं, लेकिन केवल यहां पर 40% जो है उनको तवज्जो दी जाती है, बाकी 60% जो है या तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है, या फिर जो है वो अपने स्किल्स या फिर किसी दूसरे जॉब के अंदर वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 56 रैंक भारत की है। स्विट्जरलैंड जो है वो इसमें पहले स्थान पर है, और इजराइल जो है उसका 22वां स्थान है। रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी के द्वारा, इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। फाइड विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? भाई ये जबरदस्त चीज है ना। तो मैग्नस कार्लसन जो है, आंसर तो सी है, नॉर्वे से इनका संबंध है, मतलब बेताज बादशाह जो है वो इनको कह सकते हैं शतरंज के खेल के अंदर। देखिए भारत में विश्वनाथन आनंद जो है वो शतरंज के बेताज बादशाह है। 1991 में विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले जो स्पोर्ट्स पर्सन थे वो विश्वनाथन आनंद ही थे। लेकिन आपको रिसेंटली पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो मैग्नस कार्लसन जो है, इनकी कंट्री आप लोग को याद रखनी है, नॉर्वे इनकी कंट्री है ना। तो यहां पर देखिए
निगाहें जो हैं वो टिकी हुई है किस पर? मैग्नस कार्लसन के ऊपर। भाई अगली चाल क्या होगी? तो शतरंज के अंदर राजा को बचाने के लिए जो वजीर हैं, जो घोड़े हैं, हाथी हैं, वो सब जो है उसकी प्रोटेक्शन में आते हैं। तो मैग्नस कार्लसन जो है वो अपना दाव यहां पर खेलने वाले हैं। तो यहां पर इनकी निगाहें आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए कि कंबाला फेस्टिवल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। कंबाला फेस्टिवल क्या होता है? कंबाला फेस्टिवल के अंदर बेसिकली कुछ ट्रैक्स जो है वो बनाए जाते हैं। ऐसे ट्रैक्स जो है वो बनाए जाते हैं। इन ट्रैक्स के अंदर कीचड़ भरा रहता है और दो भैंसे जो हैं इनके पीछे कार्ट को लगा दिया जाता है और उस कार्ट के कारण ये रेस जो है इसको आयोजित करवाया जाता है ना। तो ये कहाँ का है? कर्नाटका का। ये क्या है? एक पर्व है। तो कंबाला पर्व काफी फेमस है, ध्यान रखना, कर्नाटका का है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है, दो भैंसे हैं, कार्ट है और ये पूरा कीचड़ है यहां पर, है ना। ये जो पूरा कीचड़ है लगभग 160 मीटर के आसपास का ये ट्रैक रहता है और इस ट्रैक की जो चौड़ाई है, विड्थ जो है वो लगभग 15 से 20 मीटर के आसपास रहती है। तो कीचड़ के अंदर ये कंबाला पर्व जो है वो कर्नाटका के अंदर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली, आपको पता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है। अच्छा, आंसर तो आप लोग को पता होगा, आंसर में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहां से यह भी बन सकता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि काशी विश्वनाथ वैसे नाम से ही डिफाइन है, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भगवान शिव को ये समर्पित है और इसी मंदिर के अंदर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको डेवलप किया जाएगा। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना जो है इसका उद्घाटन वाराणसी यूपी के अंदर किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। और गंगा नदी के पश्चिमी तट पर यह स्थित है। देखिए, क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो ये मुझे लगता है कि स्टेटमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए। काशी विश्वनाथ इस कॉरिडोर के बारे में, जैसे भगवान शिव को समर्पित है, फिर वो लिख देगा कि गंगा के जो पूर्वी तट पर स्थित है, तो वहां पर बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट पर ये स्थित है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट के अंदर ये बना सकता है। नेक्स्ट देखिए, अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन जो है, नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट, जो ये कौन सी शुरू की गई है, किसके द्वारा शुरू की गई है? तो हेल्पलाइन जो है वो 14566 है और शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ये जो हेल्पलाइन है ये 24 आवर्स जो है वो ओपन रहेगी। इसके साथ में ही जो महिलाएं हैं खासतौर से उनके लिए, और इसके अलावा अनुसूचित जाति मतलब SC ST, तो ये जो वर्ग हैं इन पे जो अत्याचार होते हैं उनकी कंप्लेंट के लिए, हेल्पलाइन के लिए 14566 ये जो हेल्पलाइन है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा रिसेंटली जो है इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे कई फैक्ट्स जो हैं वो आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं। इसलिए देश के अंदर जितने भी SC ST के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हीं को रोकने के लिए ये जो हेल्पलाइन है इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी बेहतरीन व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी, मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और अपने स्कूटर से ये अपने ऑफिस जाते थे। इनके पास में एक मारुति 800 भी थी। तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ये जुड़े हुए हैं, IIT से पास आउट है, दिमाग बड़ा शानदार था इनका, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत ने एक हीरा जो है वो खोया था। तो मनोहर पारिकर जो है ये टेक्नोलॉजी के अंदर काफी अच्छे थे। तो ये इनके लिए ही एक महोत्सव जो है, विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन करवाया जाता है। ये इसका 3रा संस्करण है और रिसेंटली गोवा के अंदर इसका आयोजन हुआ है। गोवा भारत का पहला वो स्टेट है जहां पर आर्टिकल 44 जो है वो लागू है। आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड भाई, है ना, याद करना है इसको। कॉमन सिविल कोड जो है वो गोवा के अंदर लागू किया गया है। गोवा की खोला मिर्च आप लोग को याद करनी है जिसे GI टैग दिया गया था। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है ये भी कहां पर स्थित है? गोवा के अंदर ही स्थित है। ये सारे फैक्ट जो है वो आप लोग को याद रखने हैं। और भारत का फर्स्ट GI टैग सेंटर जो है ये भी कहां पर स्थापित है? ये गोवा के अंदर ही स्थापित है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। तो रिसेंटली इसका 3रा संस्करण जो है इसका आयोजन गोवा के अंदर किया गया है और प्रमोद सावंत जो हैं, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, वो इसमें स्पीच देंगे और इसको इनॉग्रेट करेंगे। हाल ही में किस बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रिसेंटली शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया है? शेड्यूल बैंक का मीन्स क्या है? देखिए, आरबीआई जो है वो एक एक्ट
के थ्रू यहां पर रूल्ड होता है, और वो है एक्ट कौन सा, 1934 का। 1934 के एक्ट के थ्रू आरबीआई एक्ट जो है, इसके थ्रू ही सारे बैंक जो हैं वो कंट्रोल होते हैं। इसलिए बैंकों का बैंक जो है वो आरबीआई को कहा जाता है। भारत का सेंट्रलाइज्ड बैंक जो है वो भी आरबीआई है। तो इसके लिए एक्ट आपको याद रखना है 1934। जबकि आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो आरबीआई के पहले अध्यक्ष भी बने थे, है ना। तो आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का यहां पर दर्जा दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक, आपको पता भी होगा कि भारत के अंदर ये फास्टैग जो है, फास्टैग जो कि गाड़ियों के विंडशील्ड स्क्रीन पर लगाया जाता है, तो वहां पर फास्टैग जो है इसमें सबसे ज्यादा सेल की थी पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा, है ना। तो पेटीएम ने सबसे ज्यादा फास्टैग जो था इसको रिलीज किया था। तो आरबीआई के बारे में आप लोग को याद रखना है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास हैं, 4 इसके डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। आरबीआई का मुख्य काम होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके साथ में ही सीआरआर कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, तो ये चारों जो है ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के, जिनके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको बनाया जाता है और मार्केट के अंदर मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। चलिए बड़े हम लोग आगे। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी। रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि हम लोग एक ऐसी वॉचेस को, घड़ियों को निकालेंगे, स्पोर्ट वॉच हैं वो, और उनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक है। अब इसमें फैसिलिटीज ये दी गई है कि यदि आप लोग कहीं पे पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको केवल वो घड़ी जो है, इस वॉच जो है वो दिखानी पड़ेगी, है ना। जो पीओएस होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन पीओएस, जिसको आप स्वैप मशीन भी कहते हैं, कार्ड को स्वैप करते हैं, बेसिकली वो स्वैप मशीन नहीं, उसको पीओएस कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल। तो पीओएस के सामने जैसे ही आप उस वॉच को दिखाएंगे तो आपका पेमेंट जो है वहां से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तितली के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिसका नाम है चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर। ये तितली जो है इसके नई प्रजाति देखी गई है सिक्किम के अंदर, बड़ी ही शानदार तितली है। अभी पिक्चर हम लोग देखेंगे। सिक्किम के अंदर ये तितली देखी गई है, और बेसिकली ये जो साउथ ईस्टर्न जो नेशंस हैं एशिया के अंदर, वहां पर भी तितली पाई जाती है। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक स्टेट जो है भारत का पहला, वो कौन सा है, वो सिक्किम ही है। यदि यूनियन टेरिटरी पूछी जाए तो आपको करना है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप जो है वो यूनियन टेरिटरी है। और लद्दाख जो है, लद्दाख ये भी यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख ने डिसाइड किया है कि हम सिक्किम की हेल्प से लद्दाख को भी ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है लद्दाख गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो याद रखना है सारे फैक्ट्स को। चलिए, ये तितली आप लोग देख सकते हैं, बटरफ्लाई जो है यही इसका नाम है, सिक्किम के अंदर ये खोजी गई है। अगला क्वेश्चन, अरे 11वां क्वेश्चन कहां से आ गया, 10 ही तो हम लोग कर रहे थे। देखिए कल का सेशन भी तो आपका पेंडिंग रह गया था, तो उन क्वेश्चंस को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थे उनमें से उनको मैंने यहां पर इंक्लूड कर लिया है। चलिए देखिए, यूनियन कैबिनेट जो है इन्होंने रिसेंटली अप्रूवल दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसको बढ़ा दिया जाए। कब तक, मार्च 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है। पेंडेमिक के कारण 2022 ये टारगेट था कि 2022 में हर व्यक्ति को जो है वो घर दे दिया जाएगा, लेकिन पेंडेमिक के चलते ये टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब मार्च 2024 तक जो है वो इसको एक्सटेंड किया गया है, और मिनिस्ट्री जो है इसके लिए अलग से फंड और भी रिलीज करेगी। तो लगभग 18,676 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त यहां पर एडिशनल जो है वो रिलीज किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये 12th नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कलिंग जो लिटरेचर साहित्य अवार्ड जो है वो रिसेंटली एक महिला लेखक को दिया गया है, नाम है दिव्या दत्ता। और दिव्या दत्ता की कई बुक्स जो हैं वो भी आपको पता है कि फेमस हैं। स्टार्स इन द स्काई, ये इनकी बुक काफी फेमस भी हुई थी। तो रिसेंटली कलिंग अवार्ड जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि दिव्या दत्ता को कलिंग साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इसका 8th एडिशन है, और 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हॉर्नबिल जो उत्सव है, हॉर्नबिल उत्सव ये किस राज्य के अंदर मनाया जाता है,
हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? और आपको पता है कि वर्तमान में इसको हॉर्नबिल उत्सव को रद्द कर दिया गया है, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में चलाया जाता है। 1 दिसंबर मतलब एड्स दिवस 1 दिसंबर को आता है, इसके साथ में ही 10 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है क्या? मानवाधिकार दिवस। तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, लेकिन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये उत्सव जो है वो किस राज्य का उत्सव है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य ने जो सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो है इसको जीत लिया है? तो यहां पर ऑप्शंस में अंदाजा लगाना बड़ा ही इजी है। क्यों इजी है? देखिए, एक ऐसा राज्य जिसने काफी सारे स्पोर्ट्स पर्सन दिए हैं और वहां की एक खिलाड़ी है जिनकी ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल। जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं एमसी मैरी कॉम। दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो मीराबाई चानू। 49 केजी के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। और आपको अब आंसर पता लग चुका होगा कि मणिपुर जो है इनके द्वारा राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो जीत ली गई है, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो रोशनी देवी को चुना गया है। तो रोशनी देवी जो है ये क्या है? ये विकेट कीपर है, मतलब वहां पे गोल कीपर है, विकेट कीपर तो क्रिकेट के अंदर होते हैं, गोल कीपर है ये, और इनको बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इसके अंदर चुना गया है। तो मणिपुर के द्वारा ये खिताब जीत लिया गया है। देखिए, मणिपुर के अंदर लोकटक झील है, ध्यान रखना, मणिपुर में एक लेक है लोकटक लेक, और लोकटक लेक पर ही एक नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ एक नेशनल पार्क है जो कि भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। चलिए, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रिसेंटली एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो हैदराबाद के अंदर किया गया है। अच्छा, हैदराबाद की कहानी तो आप लोगों को पता होगी, अभी बताता हूं मैं आप लोगों को। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या होता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, क्या खान पान है, क्या पहनावा है, इनके ऊपर जो है वो एक प्रदर्शनी का आयोजन करवाया जाता है। और रिसेंटली हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन हुआ है। कारण क्या है? हम लोग भारत के अंदर जो विविधता देखते हैं ये तो बेसिकली हमारी एक ताकत है, हमारी एक स्ट्रेंथ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक स्टेट का जो सिटीजन है वो दूसरे स्टेट के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के खान पान से, उनके पहनावे से वो रूबरू हो जाए, जाने उनको, ताकि हम लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, हम लोग सिक्किम में रह रहे हैं, हम लोग राजस्थान में रह रहे हैं, तो हम लोग ये जाने कि तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, उस तरफ जो है उनका कल्चर क्या है, ताकि कभी हम लोग वहां पे जाएं या वो लोग हमारे यहाँ पे आए तो हमें किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नजर नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए, हैदराबाद जो है आपको पता होगा कि ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो के तहत ही हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई करके ही भारत के अंदर मिलाया गया था। याद रखना, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर 3 ऐसी रियासतें थी जिनको अलग अलग तरीके से भारत में मिलाया गया था। जैसे जम्मू कश्मीर जो था, इन्होंने एक्सेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन पे साइन किया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे हरि सिंह ने। 26 अक्टूबर 1947 की वो बात है, पता होगा आप लोगों को, कई बार क्वेश्चन भी आए होंगे। इसके बाद में जूनागढ़, तो जूनागढ़ कहां पे स्थित है? गुजरात के अंदर। तो जूनागढ़ के अंदर क्या करवाया गया था? रेफरेंडम करवाया गया था, उसके आधार पर जूनागढ़ को मिलाया गया। और हैदराबाद के अंदर तो पुलिस कार्रवाई की गई, ऑपरेशन पोलो वहां पर चलाया गया, इसके तहत हैदराबाद को मिलाया गया। तो ये सारे फैक्ट जो है वो आप लोग को याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को, है ना, यानी किस दुनिया को नहीं है, यानी कि किसको वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है। तो यहां पर बहुत ही बेहतरीन है परसिवरेंस, मतलब किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर जो दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन जो है, किसी चीज को पाने की जो लगन है, उसी को ये वर्ड जो है वो डिनोट करता है। तो रिसेंटली कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा इस वर्ड को चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में। तो परसिवरेंस आप लोग को याद रखना है ना। ऑक्सफोर्ड की भी आपको याद रखने हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑक्सफोर्ड जो है उसके वर्ड्स भी आप लोग को याद रखने हैं। तो मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ऑक्सफोर्ड के लिए 2021, ऑक्सफोर्ड 2020, 2019, 2018,
ये जो है, ये चारों वर्ड मुझे बताइए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, क्योंकि मैक्सिमम वही पूछे जाते हैं। तो आप लोगों की कमेंट जो है मैं जरूर देखूंगा। चलिए अगला देखिए, 2021 में गूगल पर भारतीयों द्वारा सबसे अधिक खोजा जाने वाला समाचार कार्यक्रम जो था वो कौन सा था, मतलब न्यूज प्रोग्राम कौन सा था। तो टोक्यो ओलंपिक जो है इसको सबसे ज्यादा रिसर्च, यहां पे रिसर्च मतलब सर्च किया गया था गूगल के ऊपर, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में हम लोग, आपको पता है कि 67th रैंक पे रहने वाले थे, लेकिन एक व्यक्ति के कारण हमने ये रैंक जो थी वो 48 पाई, और वो व्यक्ति कौन है, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्डन थ्रो किया, जिससे हमारी रैंक जो थी वो 67 से जंप करी कहां पर, 48 पर। तो टोक्यो ओलंपिक्स में 1 2 का 4, मतलब 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे। तो यहां पर 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया, और इसी जीत के साथ हमारी जो रैंक आई वो 48 आई। टोक्यो ओलंपिक्स की जो ओपनिंग देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स की जो ओपनिंग सेरेमनी है, इसमें 2 व्यक्ति, एक तो है एमसी मैरी कॉम और दूसरे हैं कौन से, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो हैं ये क्या है, ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बैरियर थे। क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो रिसेंटली राजस्थान के अंदर पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बजरंग पूनिया जो हैं ये क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर क्या थे, फ्लैग बैरियर थे, और यहां पर रैंक हमने 48, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की यदि हम लोग बात करें तो इसमें ओपनिंग सेरेमनी के लिए टेक चंद जो हैं वो क्या थे, फ्लैग बैरियर थे। अच्छा, इनका स्पोर्ट्स कौन सा है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनका स्पोर्ट्स जो है वो कौन सा है, ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी के लिए अवनी लेखरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवनी लेखरा का नाम याद रखना। अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीत लिए थे यहां पर, एक तो जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल और दूसरा जीता था ब्रॉन्ज मेडल। तो गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल में और 50 मीटर एयर राइफल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। और अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान का जो अभियान है इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक जो है वो सबसे ज्यादा सर्च किया गया था गूगल पर। अच्छा, दूसरे नंबर पर किसको सर्च किया, दूसरे नंबर पर हमारे जो खान साहब हैं, मतलब शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान, इनको सबसे ज्यादा सर्च किया गया था। तो आर्यन खान का आपको पता है कि ड्रग्स का जो मामला चला था उस मामले को सबसे ज्यादा यहां पर सर्च किया गया था 2nd नंबर पर। तो फर्स्ट पर नीरज चोपड़ा है और 2nd पर आर्यन खान है। चलिए रिवाइज करते हैं हम लोग 14 दिसंबर के करंट अफेयर को। आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस लिए हैं, हो सकता है कि मैं धीरे धीरे क्वांटिटी जो है वो क्वेश्चंस की बढ़ा दूं, कुछ वन लाइनर जो है उनको इंक्लूड करूंगा। अब मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना। एक मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आज, क्या कि टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन जो मैं सेंड करता था वो प्रॉब्लम जो है वो कुछ हद तक सॉल्व हो गई है। एक मेल जो है वो मुझे मिला है जिसमें कहा गया है कि उसमें यानी कि सॉरी वगैरह का मैसेज था। तो आप लोगों के लिए क्विज अपलोड कर दिए जाएंगे और काफी कुछ जो है वो आपके लिए सेंड भी किया जाएगा। चलिए 14 दिसंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है, तो वो है न्यूजीलैंड। केंद्र सरकार ने केन बेतवा के लिए कितना जो है वो खर्च बताया है, मतलब उसको रिलीज किया है, वो 44,605 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है ये दिया गया है पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जो है इसमें महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो रिसेंटली अमेरिका के द्वारा की गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा एक बुक जो है वो रिलीज की गई है, पब्लिक सर्विस एथिक्स, जो आपके जीएस पेपर 4 के अंदर काफी काम में आने वाली है। तो ये किताब जो है वो प्रभात कुमार के द्वारा लिखी गई है। 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो रिसेंटली अमित गोयनका जो है इनको सम्मानित किया गया है। डिज्नी बायजूस ने अर्ली लर्निंग ऐप के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को यहां पर बनाया है। अमेरिका के बाद जो है यानी कि किसने बीजिंग के अंदर जो विंटर ओलंपिक होने वाले हैं इसका बहिष्कार किया है, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने इसका बहिष्कार किया है। लेकिन एक फैक्ट आप लोग और याद रखना, न्यूजीलैंड ने यहां पर पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये तो अपने स्पोर्ट्स पर्सन को तो यहां पर भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे जितने भी एम्बेसीज के अंदर काम करते हैं लोग उनको यहाँ पर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने कहा है कि हम पूरी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और रीजन दिया है कि कोविड के कारण हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
नेक्स्ट देखिए कि भगवान बुद्ध भारत शांति एवं पर्यटन मित्र पुरस्कार जो है इसे सम्मानित किया गया है राजेंद्र पाल गौतम को। बी करेक्ट आंसर है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि कोविड-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट आपको पता है ओमिक्रॉन है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका जो आंसर है वो गलत किया है ना। क्या क्या किया आंसर? आंसर आप सभी लोगों ने किया साउथ अफ्रीका। बेसिकली यहां पर साउथ अफ्रीका कंट्री की वो बात नहीं कर रहा है। देखिए यहां पर जो साउथ अफ्रीका है कॉन्टिनेंट है, तो ये जब हम लोग डायरेक्शंस की बात करते हैं तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, तो ये है साउथ। तो साउथ अफ्रीका में इन सभी कंट्रीज की बात की जाती है कंबाइंड, ठीक है। और यदि कंट्री का नाम पूछ रहा है तो फिर आपको बोत्सवाना कर रहा है, तो यहां पर कंट्री का नाम ही तो पूछा गया है, तो कंट्री आपको सबसे पहले बोत्सवाना ही याद रखनी है, जबकि आप सभी लोगों ने साउथ अफ्रीका जो है वो इसमें कमेंट किया है। ध्यान रखना बोत्सवाना इसके अंदर आप लोगों को करेक्ट आंसर करना है। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि किताब है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने सेशन के अंदर पूछे हैं उनका भी आप लोग मुझे आंसर करने वाले हो, तो सेशन को लाइक करना है भाई, लाइक करना नहीं भूलना है ना। चलिए आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ, सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। क्विज भी आपको जरूर अटेम्प्ट करना है, अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्विज जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।